एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे DSSB PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज है, स्पेसिफिकली PYQs। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट वाली वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। लगभग 150-152 वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इंक्लूड हैं। तो कंटेंट वाली वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2018 शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके 1 से लेके 35 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ और आज पार्ट 2 में हम 36 से लेके 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पेपर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 36 क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोच दैट इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज डाइवर्स कम्युनिटी बेस्ड क्लासरूम टू मीट द नीड्स ऑफ कल्चरली डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स? यानी कि वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध समाज आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। यानी कि आज कल के जो क्लासरूम्स हैं उसमें क्या किसकी बात हो रही है कि जो क्लासरूम किस तरह के डाइवर्स और कम्युनिटी बेस्ड क्लासरूम है, तो उनके लिए अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा अप्रोच इनमें से बेस्ट होगा? डाइवर्स इंस्ट्रक्शन, मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन? यानी कि अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, तो क्या उनके लिए आप डाइवर्स इंस्ट्रक्शन देंगे, हर बच्चे को अलग तरह से निर्देश देंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शन यानी कि उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस देंगे। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस यानी कि अलग व्यक्तिगत निर्देश देंगे, या बहुभाषी अलग अलग भाषाओं में निर्देश देंगे, अलग अलग भाषाओं में इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो देखिए, कल्चर की बात हो रही है, डाइवर्स कल्चर की बात हो रही है, तो मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शन इज डिजाइंड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ कल्चरली डाइवर्स लर्नर्स। यानी कि लर्नर्स किस तरह के कल्चरली डाइवर्स हैं, अलग अलग विविध कल्चर वाले बच्चे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को डिजाइन करेंगे ताकि उनकी जो नीड्स है उनको एड्रेस किया जा सकते। इसमें मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट रिस्पेक्ट्स एंड इंटीग्रेट मल्टीपल कल्चर्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स इनटू टीचिंग। इट प्रमोट्स इक्विटी, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस इन द क्लासरूम। यानी कि सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, उनके कल्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मल्टी कल्चर, इससे क्या होता है कि भाई दूसरों के कल्चर की भी रिस्पेक्ट होती है, उनकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव्स, उनको भी आप ध्यान में रख रहे हैं। इससे इक्विटी, इंक्लूजन, सोशल जस्टिस इंप्रूव होता है, को प्रमोट करेंगे आप क्लासरूम में। तो किस तरह का? मल्टी कल्चरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर डाइवर्स कम्युनिटी बेस्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन लर्निंग। द मेथड emphasizes the role of reward and punishment in the learning process. What is this method called? यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों का सीखने पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आपके प्लीजेंट एक्सपीरियंस है, सुखद अनुभव है, तो उससे क्या है कि आपकी लर्निंग क्या रहेगी? लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, कि भाई चीजों का भूलेंगे नहीं। ठीक है, स्थायी प्रभाव पड़ता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड की भूमिका पर भी जोर दिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो देखिए, 3 मेन लॉ हैं उनके और सेकेंडरी लॉज अलग हैं, वो मैंने सारे करवा रखे हैं। मेन लॉज में क्या क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो किसकी बात हो रही है? इफेक्ट की बात हो रही है। आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई अगर अच्छे एक्सपीरियंस है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कि वो चीजें आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएंगी। तो किसकी बात हो रही है? लॉ ऑफ इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें रेपिटेशन, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा रेपिटेशन के थ्रू। ठीक है, और लॉ ऑफ रेडीनेस के लिए भाई जब तक लर्नर रेडी नहीं है तो वो उसको आप जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो क्या होगा? लॉ ऑफ इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, कि भाई बच्चा कोई अच्छा करता है, आप उसको रिवॉर्ड देंगे तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पनिशमेंट देंगे तो नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू रीच ऑल लर्नर्स? यानी कि वो कैपेसिटी की बात हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम की उस कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब जिसमें जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए हो, कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए। रीच ऑल लर्नर्स। ठीक है, टू रीच ऑल लर्नर्स, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे?
उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नीड बेस्ड एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये किस चीज पर एम्फसाइज करता है, डेवलपमेंट एंड मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक वोकेशनल एबिलिटीज। नीड बेस्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टेलरिंग एजुकेशन टू स्पेसिफिक लाइफ और एकेडमिक रिक्वायरमेंट, भाई नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जा रही है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, ये लिमिटेड एडजस्टमेंट करता है, डज नॉट चेंज द एजुकेशन सिस्टम। भाई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा रहा है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम में। तो एक लिमिटेड एडजस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, पूरे की पूरी सिस्टम को चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम जिसके द्वारा सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, डिस्क्राइब्स अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू रिमूव ऑल बैरियर्स सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन लर्न टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मौजूदा लिंग विभिन्नताओं और मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि जो भी जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उस एबिलिटी को आपको समझना है, एंड इश्यूज, उसके पीछे क्या क्या इश्यूज है, एंड इंक्लूड देम, और जो भी इश्यूज है उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज और एक्शंस हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर पेरिटी, जेंडर इक्विटी, ठीक है, यानी कि लिंग संवेदनशीलता, लिंग समानता, लिंग तुल्यता, लिंग समता। तो जेंडर इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर्स, यानी कि सबके साथ मतलब समान भाव हो रहा है, ठीक है, समता है, इक्विटी है, निष्पक्षता है, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नीड्स, जो भी उनकी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा, निष्पक्षता की बात हो रही है। तो यहाँ पर निष्पक्षता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो बताया गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग जेंडर, जो भी जेंडर डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं और उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज और एक्शंस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जेंडर पेरिटी में क्या करते हैं, मीन्स न्यूमेरिकल इक्वलिटी, यानी कि न्यूमेरिकल इक्वलिटी की बात हो रही है मेल्स और फीमेल्स में, स्पेसिफिकली एजुकेशन के फील्ड में, कि भाई उनका मतलब पेयर किया जा रहा है उनको, ठीक है, इक्वलिटी की बात, न्यूमेरिकल इक्वलिटी वो भी, इसके तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि समानता की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी, द स्टेट वेयर ऑल जेंडर्स एंजॉय द एग्जैक्ट सेम राइट्स, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब बिल्कुल समानता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर तो जो डिफरेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, इश्यूज है, वो क्या है उनको समझना है, स्ट्रेटेजीज और एक्शंस। तो ये क्या होगा, ये जेंडर सेंसिटिविटी है। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस हैं उनके प्रति अवेयर होना, उनको समझना, ठीक है, उनके रोल्स और इश्यूज क्या क्या है, एंड द एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू प्लानिंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस, यानी कि जो भी जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो भी इश्यूज है उनके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजीज और एक्शंस को समझना और उनके लिए स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करना। तो ये क्या होगा, जेंडर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। The step to establish libraries in rural areas for continuous education has been taken to promote, यानी कि रूरल एरियाज में लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करना किसके लिए, कॉन्टिन्यूस एजुकेशन के लिए, निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर ये कदम उठाया जाता है तो इससे क्या प्रमोट होता है, किस लिए, मतलब किस चीज को प्रमोट करता है, वीमेन्स एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। तो देखिए ये एडल्ट एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस एजुकेशन की बात हो रही है कि भाई जो व्यक्ति मतलब जिनकी एज हो गई है, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, तो वो भी लगातार सीख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज अगर रूरल एरियाज में है, जो इंटरेस्टेड है, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ग्रहण की, तो वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ये एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है, ना कि डिस्टेंस वीमेन एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन में तो फिजिकल डिस्टेंस होता है, वीमेन एजुकेशन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एजुकेशन की बात हो रही है कि भाई सभी के लिए है, स्पेसिफिकली वीमेन की बात नहीं हो रही, ना ही डिस्टेंस एजुकेशन, ना ही फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, किसके लिए, एडल्ट एजुकेशन। इस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज किसको सपोर्ट करती है, लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग, स्पेशली फॉर एडल्ट्स हु मे हैव मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
ईच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि इनमें से क्या स्पेसिफिक सोसाइटी और कल्चर का एक प्रोडक्ट है, कंट्री, नेशन, स्टेट या लैंग्वेज। तो क्या होगा, लैंग्वेज होगा। ठीक है, लैंग्वेज क्यों होगा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप्स विद इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर, इट रिफ्लेक्ट्स अ कम्युनिटीज वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड वे ऑफ लाइफ। कंट्री, नेशन और स्टेट की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक और भौगोलिक अवधारणाएं हैं, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आईसीटी, कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, यूजिंग कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो देखिए आईसीटी होती क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मतलब सब कुछ मैंने डिटेल में प्रोवाइड कर रखा है। टीचिंग लर्निंग के मतलब टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में आईसीटी का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, आईसीटी के टूल्स क्या क्या है, मतलब सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। कम से कम 20-25 डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है और आप वो देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आईसीटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बिल्कुल डिटेल अच्छे से कर पाएंगे। तो आईसीटी का मेन यूज क्या है कि भाई आप इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के द्वारा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप बेसिक मतलब क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के। तो यूज पूछा गया है, तो इसमें यूज यही है कि भाई आप इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की हेल्प के द्वारा शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है, विच इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज, ओरल, लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग। देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, मतलब पिक्चर की फॉर्म में चीजें हैं आपके सामने। तो ओरल, लिसनिंग और रीडिंग तो होगा नहीं, क्या होगा, राइटिंग होगा। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, लिखना, यानी कि पिक्चोरियल फॉर्म की बात हो रही है कि भाई चीजें लिखी हुई है चित्रों के रूप में है, तो उसमें क्या होगा, राइटिंग ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स। तो गणित में प्रयोग होने वाला कौशल पूछा गया है। ठीक है, और वो भी किस तरह का, एप्लीकेशन स्किल की बात हो रही है। प्रोवाइडिंग क्लैरिटी अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, यानी कि मौलिक अवधारणा और गणित की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना। नियमितता, अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसी आदतों को विकसित करना। डेवलपिंग हैबिट्स लाइक रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, रेस्ट्रेंट, सेल्फ रिलायंस एंड हार्डवर्क। दैनिक जीवन में अवधारणा और प्रक्रियाओं का उपयोग करना। यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स इन डेली लाइफ। विद्यार्थियों में गणित के लिए रुचि और आत्मविश्वास को विकसित करना। डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर मैथमेटिक्स इन स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात हो रही है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स की, तो वही चीज आएगी कि भाई दैनिक जीवन में अवधारणा और प्रक्रियाओं का उपयोग करना, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अपनी डेली लाइफ में उनका इंप्लीमेंटेशन कर सके। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स इन डेली लाइफ। एप्लीकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स का मतलब है एबिलिटी टू अप्लाई लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स टू रियल लाइफ सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जब विषय को एक सरल पूर्ण विषय माना जाता है और अगले वर्षों में इसे विस्तार प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। व्हेन द सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ सिंपल होल सब्जेक्ट एंड इज एक्सपेंडेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, व्हाट इज दिस अप्रोच कॉल्ड। तो देखिए ये तो हर साल आप देखेंगे कि भाई जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट है या मैथ सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, कि पहले ऑल ओवर मतलब एक शॉर्ट में होल सब्जेक्ट को एक तरह से पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन सारी चीजों को एक्सपेंड किया जाता है अगली क्लासेस में। जैसे आपने देखा होगा मैथ की अगर बात करें, होल नंबर आप पढ़ते हैं, 6 में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, उससे हायर लेवल आ जाता है, 8th में और हायर हो जाता है, 9th, 10th, 11th, 12th तक। तो वो मतलब ये क्या हो रहा है कि ये जो उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो उस चीज को क्या कहेंगे, लीनियर अप्रोच, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच या टॉपिकल अप्रोच। तो देखिए उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। लीनियर अप्रोच में क्या होता है, द सब्जेक्ट इज टॉट ओनली वंस, देयर इज नो रेपिटेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक अप्रोच में क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सिंपल और होलिस्टिक फॉर्म में स्टार्टिंग में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो बाद की क्लासेज आएंगी तो वही सेम टॉपिक्स आर रिविजिटेड, उनको रिविजिट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि होल नंबर है, इंटीग्रल नंबर्स हैं या अलग अलग टॉपिक्स हैं, लीनियर इक्वेशन के टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक है उनको रिविजिट किया जाता है। मतलब उनका जो डिफिकल्टी लेवल है, उनकी डेप्थ बढ़ जाती है, डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, बट
कंसेप्ट विद द ग्रेटर डेप्थ, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगर हम एजुकेशनल अप्रोच की बात करें तो ये एक ब्रॉड पेडागोजिकल थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई पहले सब्जेक्ट को एक सिंपल होल सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसकी जो कठिनाई लेवल है उसको एक्सपेंड किया जाता है, तो वो नहीं होगा। और टॉपिकल अप्रोच भी नहीं होगा। टॉपिकल अप्रोच में क्या होता है, लर्निंग अराउंड स्पेसिफिक थिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पिज्जा हट, बर्गर किंग, थम्स अप जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर फ्रेजेस, किस तरह की फ्रेजेस? पिज्जा हट, बर्गर किंग, थम्स अप फाउंड। तो अमेरिकन इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में या इंडिजीनियस इंग्लिश में? तो देखिए ये हमारे इंडियन इंग्लिश में पाए जाते हैं। दीज फ्रेजेस आर ब्रांड नेम्स कॉमनली यूज्ड एंड रिकॉग्नाइज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इनका प्रयोग करते हैं। इंडियन इंग्लिश इंक्लूड्स मैनी बोरोड वर्ड्स, कुछ मतलब दूसरे लैंग्वेजेस से उधार लिए हुए वर्ड्स हैं, ब्रांड के नेम हैं, एक्सप्रेशंस हैं दैट आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया। जैसे पिज्जा तो मतलब फॉरेन का वर्ड है, ठीक है, बर्गर हो गया। लेकिन कुछ ब्रांड जैसे थम्स अप आर इंडिया स्पेसिफिक है, और कुछ ग्लोबल ब्रांड्स यूज्ड विद लोकल प्रोनाउंसिएशन एंड यूजेस पैटर्न। ठीक है, मतलब हमने उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो पिज्जा हट, बर्गर किंग, थम्स अप, ये किसमें? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन इंग्लिश के वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? विच आर नोन एज रिसिप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि जब आप भाषा सीखते हैं तो मतलब ग्रहण करना, चीजों को रिसीव करना। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कौन सा कौशल अच्छा है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो सबसे बेस्ट क्या होगा आपका? लिसनिंग एंड रीडिंग। भाई कोई भी भाषा आप तभी ग्रहण कर पाएंगे जब सबसे पहले आप उसको सुनेंगे और बार बार उसको पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे मतलब ग्रहण करने का सबसे बेस्ट, कोई भी, जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जब तक आप इंग्लिश को सुनेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो आप नहीं, लिखना तो बाद में आएगा, ठीक है, बोलना भी बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? रीडिंग, सॉरी, लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पर्पज ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। कि भाई कोई भी भाषा है वो आपको अच्छे से समझ आ गई है, तो इनमें से किसके थ्रू पता चलेगा कि हाँ आपको वो भाषा समझ आ गई, उसने, आपने उस लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। यूजिंग वोकेबलरी, यानी कि उस भाषा की शब्दावली आप प्रयोग कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, यानी कि जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, उसको आप समझ पा रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि आपको भाषा अच्छे से वो कॉम्प्रिहेंड हो गई है। अपने शब्दों में केंद्रीय विषय बताना, स्टेटिंग द सेंट्रल थीम इन वंस ओन वर्ड्स, या रीडिंग इफेक्टिवली, या आप उस भाषा को इफेक्टिवली पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए तभी पता चलेगा किसी भी भाषा के बारे में कि कोई भी भाषा आपको समझ आ गई है, कि भाई जो भी भाषा का मेन थीम है, जो केंद्रीय विषय है, उसको अगर आप अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि हाँ आपको उस लैंग्वेज पर कमांड है, वो लैंग्वेज आपको समझ आ गई। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन किस चीज पर फोकस करता है? अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, नोट जस्ट डिकोडिंग वर्ड्स, कि भाई सिर्फ आप वर्ड्स को डिकोड कर रहे हैं। द ट्रू पर्पज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मेन आइडिया एंड एक्सप्रेस इट मीनिंगफुली। कि भाई आपको वो आइडिया, जो भी उस भाषा का है, जो भी चीज है, वो आपको समझ आ चुका है और आप उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तभी हम समझेंगे कि भाषा मतलब कि वो जो भाषा है वो आपको समझ आ गई। तो क्या होगा? स्टेटिंग द सेंट्रल थीम इन वंस ऑन वर्ड्स, जब आप अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? डेफिनेशन, मैसेज, रिसीवर, सेंडर। तो समझ आ ही गया होगा, मैसेज, रिसीवर, सेंडर, ये कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। कौन सा नहीं है? डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू, यानी कि जो असेसमेंट, आप बच्चों को असेस करते हैं, आकलन, शिक्षकों की किसमें मदद करता है? ग्रेड स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को ग्रेड प्रदान करना। डेवलपिंग कंपटीशन अमंग हाई अचीवर्स, यानी कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच में प्रतिस्पर्धा विकसित करना। टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, उनकी शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाना। या प्लीज पेरेंट्स, माता पिता को प्रसन्न करना। तो देखिए क्या होगा, असेसमेंट टीचर्स की किसमें हेल्प करता है? कि भाई आपने बच्चों को असेस किया, उससे आप उनके तरीके से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्या प्रोवाइड करता है टीचर्स को? विद फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल, स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टीज। भाई आपने बच्चों को असेस किया है, उनका क्या लेवल है, उनका के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है, उनको कहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉलेज एक्सप्लॉजन? नॉलेज एक्सप्लॉजन का मतलब क्या है? इस प्रकार के मानव समाज का विकास जहां बहुसंख्यक मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। द डेवलपमेंट ऑफ अ टाइप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर आ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी नॉलेज इज अवेलेबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस। यानी कि जो ज्ञान है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इस टाइप की ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, मतलब लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, उस सोसाइटी में नॉलेज अवेलेबल है उस सोसाइटी के लोगों के पास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करना, हर जगह ज्ञान की उपलब्धता यानी कि नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। शिक्षा में ज्ञान का अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉलेज एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको आंसर समझ आ जाएगा। नॉलेज एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में जो नॉलेज है उसका रैपिडली ग्रोथ और एक्सपेंशन, मतलब वो फैल रही है, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या मतलब होगा? द डेवलपमेंट ऑफ अ टाइप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी नॉलेज इज अवेलेबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस। यानी कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ज्ञान है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन? यानी कि भाषा को आप किस तरह से एक्वायर करेंगे, अधिग्रहण करेंगे, किस तरह से सीखेंगे, एक्वायर कैसे करेंगे? लैंग्वेज इज लर्न कॉन्शियसली, यानी कि जो भाषा है वो चेत रूप से सीखी जाती है। लैंग्वेज इज सब कॉन्शियसली लर्न, भाषा अवचेतन रूप से सीखी जाती है। लर्निंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा के नियम है उनको आप सीख के भाषा सीखेंगे। फॉर्मल लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि भाषा की औपचारिक शिक्षा। तो जो नीचे वाले दो हैं वो तो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल गलत है। कॉन्शियसली भी आप चीजों को सीखेंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। यानी कि जो भाषा होती है हम उसको अनकॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली सीखते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, तो इंग्लिश सीख जाता है। कोई जो भी भाषा के फॉर्मल नियम है, रूल्स है, उनको तो वो पहले नहीं सीखता, धीरे धीरे उसके पेरेंट्स बोलते हैं, घर में लोगों को देखता है बोलते हुए, तो वो भाषा को एक्वायर करता है सब कॉन्शियसली, मतलब अवचेतन रूप से वो ग्रहण कर रहा है। जो भी शब्द उसके माइंड में पड़ रहे हैं वो मतलब वो समझता जा रहा है। तो कैसे सीखते हैं? मतलब एक नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है थ्रू विच ह्यूमन स्पेशली चिल्ड्रन पिक अप अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज किस तरह से सीखते हैं? अवचेतन रूप से। यानी कि जैसे इंडिया में बच्चा कोई पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी बोलना सीख जाता है, जो भी मदर टंग होती है वो सीख जाता है। तो वो कोई बच्चे को सिखाई नहीं जाती, जैसे जैसे मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उसी तरह से वो भाषा को एक्वायर कर लेता है। हिंदी का इन्वायरमेंट है तो हिंदी भाषा सीख जाता है, इंग्लिश का इन्वायरमेंट है तो इंग्लिश भाषा सीख जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मल रूल्स के द्वारा नहीं एक्वायर करता, या कॉन्शियसली वो बचपन से उसको नहीं सिखाई जाती कि आपको ये बोलना है, वो धीरे धीरे बोलते 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 सीख जाता है। तो सबकॉन्शियसली और एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? हाउ कैन वी डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स? लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है? रीडिंग द बुक अलाउड, यानी कि किताब को जोर जोर से पढ़ना। टेलिंग स्टोरीज, उसको कहानियां सुनाना। गिविंग लिसनिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि श्रवण अभ्यास देना उसको। ठीक है, लिसनिंग की एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करना। वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू डायलॉग्स, यानी कि फिल्में देखना और संवाद सुनना। तो भाई जो लिसनिंग स्किल है वो कैसे डेवलप होती है? बच्चा कोई भी चीज को देखेगा, सुनेगा, जो भी डायलॉग्स है तो वो वहां से उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। तो क्या होगा? वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू डायलॉग्स, कोई भी आप फिल्म देखते हैं उसके डायलॉग सुनते हैं तो वहां से आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है। किताब को जोर जोर से पढ़ रहे हैं या उस बच्चे को स्टोरी सुनाई जा रही है या लिसनिंग एक्सरसाइज उसको प्रोवाइड की जा रही है तो उससे डेवलप नहीं होती वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी भाषा कैसे सीखते हैं? हाउ डू चिल्ड्रन लर्न अनदर लैंग्वेज बिसाइड्स देयर मदर टंग? यानी कि अपनी मदर टंग के अलावा बच्चा कोई भी भाषा एक्वायर कैसे करता है? फॉर्मल एजुकेशन, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, लर्निंग इन क्लास, लर्निंग एट होम। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, दूसरी भाषा बच्चा अपने पीयर प्रेशर, पीयर इन्फ्लुएंस से सीखता है। यानी कि उसके जो भी साथी लोग हैं वो कोई भी दूसरी भाषा बोल रहे हैं, अगर जैसे उनके जो फ्रेंड वगैरह हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं तो पीयर प्रेशर भी हम कह सकते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि उनके साथ रह रहे कि बच्चा उस तरह की दूसरी भाषा को भी पकड़ जाता है। क्लास में या होम पर या फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा ज्यादातर नहीं पकड़ते बच्चे, किसके द्वारा? मदर टंग के अलावा कोई दूसरी भाषा कैसे सीखते हैं कि भाई उनका जो पीयर ग्रुप है वो किस तरह की भाषा में बात कर रहा है, तो उसी चीज को वो भी पकड़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी भाषा कैसे एक्वायर करते हैं? पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स नेट सेफ्टी? इंटरनेट की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेट सेफ्टी में लागू नहीं होता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चाइल्ड लॉक सिस्टम या इंटरनेट पैक। तो देखिए इंटरनेट पैक नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पैक अलग चीज है। क्या है इंटरनेट पैक का मतलब? क्या है? डाटा प्लान रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट प्रोवाइडिंग नो सिक्योरिटी, एंटी सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चाइल्ड लॉक सिस्टम, ये तीनों ही नेट सेफ्टी से रिलेटेड हैं। कौन सा नहीं होगा? इंटरनेट पैक, क्योंकि ये डाटा प्लान को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? भाई टेक्नोलॉजी का फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्या नुकसान है इनमें से? यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि फिजिकल बैरियर को क्रिएट करता है। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता है। इट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज, यानी कि छात्रों को अध्ययन से विचलित करता है। यह मानसिक बाधा उत्पन्न करता है, या मेंटल बैरियर क्रिएट करता है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि जो बच्चे हैं बार बार बीच बीच में वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे ने फोन पढ़ाई के लिए लिया है पेरेंट्स से, बीच में देख रहा है, कभी इंस्टा चला रहा है, कभी शॉर्ट्स देख रहा है। अभी मेरे साथ तो बहुत होता है कि बच्चे मतलब बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, कि लेक्चर देखा थोड़ी देर, फिर वो बीच में फिर डाइवर्ट हो जाता है, कुछ इंस्टाग्राम पर रील आ गई वो देखने लग गया, कुछ वाईटी पर शॉर्ट्स देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। तो वो क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? व्हाट डू वी सी इन अ ट्रेडिशनल टीचर लेड क्लासरूम, यानी कि कैसी पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा है? मतलब जो टीचर सेंट्रिक क्लासरूम आप कह सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं, कि बच्चे की अभिव्यक्ति नहीं सुनी जाती, चिल्ड्रंस एक्सप्रेशंस आर नॉट हियर्ड, निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, पैसिव एजुकेशन इज बीइंग गिवन, बच्चे केवल शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, चिल्ड्रन स्पीक ओनली टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चंस, बच्चे पहल करते हैं, चिल्ड्रन टेक इनिशिएटिव। तो देखिए टीचर लेड क्लासरूम की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो तभी बोलते हैं जब टीचर उनको निर्देश देती है कि भाई आप उनसे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? चिल्ड्रन स्पीक ओनली टू आंसर द टीचर्स क्वेश्चंस, इनको अभिव्यक्ति नहीं होती है कि वो खुल के कुछ भी बोल पाए, ठीक है, इनिशिएट ले पाए। पैसिव एजुकेशन भी हम नहीं कहेंगे, टीचर जब चाहती है तो बच्चे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का छात्र है तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? इफ देर इज अ रीजनल लैंग्वेज मीडियम स्टूडेंट, यानी कि कोई रीजनल अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चा बात करता है, तो आप उसको नई भाषा सीखने के लिए किस तरह से मोटिवेट करेंगे? साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे विल आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न अ न्यू लैंग्वेज, अनुवाद विधि का प्रयोग करेंगे, विल यूज ट्रांसलेशन मेथड, विल प्रोवाइड लैंग्वेज बुक्स, उसे उसकी भाषा में बातचीत करने की अनुमति देंगे, विल अलाउ हिम टू टॉक इन हिज लैंग्वेज। तो नई भाषा सिखानी है भाई, अपनी भाषा में तो बात करता रहेगा तो नई भाषा कैसे एक्वायर करेगा? तो देखिए आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? आप मतलब ट्रांसलेशन मेथड या लैंग्वेज बुक्स प्रोवाइड करके, या उसको हम उसी की भाषा में बातचीत करने देंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? विल आस्क पीयर्स टू हेल्प हिम लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि उसके जो दोस्त वगैरह हैं साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, ताकि वो उसकी मदद करें नई भाषा को एक्वायर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग? आर्यभट्ट, एरिस्टोटल, कांट या लॉक? तो देखिए ये जो वर्ड है ये किसने कहे थे? जॉन लॉक ने कहे थे, ठीक है। ये एक फेमस कोटेशन है, उन्होंने ही कहा था द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग, यानी कि इससे मतलब आप मैथ्स एक ऐसा तरीका है जिससे आपके माइंड में एक रीजनिंग की हैबिट पड़ जाती है। तो ये फेमस जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कही गई है? जॉन लॉक के द्वारा कही गई है। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं अलग अलग स्कॉलर्स की, मैथमेटिशियंस की, ठीक है। मैथमेटिशियंस तो नहीं कहेंगे, अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस या इनकी कोटेशंस एज इट इज पूछ ली जाती हैं। जैसे गैलीलियो की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कहा है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको कहीं देखने को मिल भी जाएगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है इन विच जिसमें गॉड ने यूनिवर्स को लिखा है। बेंजामिन पियर्स क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी
कंक्लूजन्स, यानी कि मैथमेटिक्स को वो साइंस मानते हैं जो कि नेसेसरी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है। नेपोलियन क्या कहते हैं, द प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट है उसको आप स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन, 3 कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? व्हाट इज द मीडियम फॉर कन्वेइंग मैसेज, यानी कि आप मैसेज को कन्वे करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, एनी ऑफ द अबाउ टू सेंड अ मैसेज, यानी कि इनमें से उपरोक्त में से कोई भी आप यूज करेंगे अपने मैसेज के लिए। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, यानी कि अपने आइडियाज और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स का यूज करेंगे। ओरल और नॉन वर्बल सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। फीडबैक गिवन फॉर द मैसेज, या फीडबैक प्रोवाइड करेंगे मैसेज के लिए। तो देखिए मैसेज पहुंचाने के लिए यानी कि आप क्या करेंगे, आप साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि आप किस तरह का मतलब मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो सेंसेस हैं वो प्राइमरी चैनल्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू वर्ड्स, सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता। अ मीडियम इज द कैरियर ऑफ द मैसेज एंड ह्यूमंस यूज देयर सेंसेस एज प्राइमरी चैनल्स। जैसे अगर हियरिंग की अगर हम बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन, लेक्चर्स, पॉडकास्ट की बात हो रही है। ठीक है, साइट की अगर हम बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन उसमें आ जाएगा। टच की अगर हम बात करें तो हैप्टिक कम्युनिकेशन, आप हैंडशेक वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, स्मेल, टेस्ट की अगर हम बात करें तो दो लेस्ट कॉमन इन फॉर्मल सेटिंग्स, फॉर्मल सेटिंग्स में जो टेस्ट या स्मेल की जब हम बात करते हैं तो बहुत मतलब कॉमन तो नहीं है। दीज सर्व एज बायोलॉजिकल मीडियम फॉर कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम जैसे यूज किया जाता है जो टेस्ट या स्मेल की बात करते हैं, जैसे खाने के संबंध में अगर हम बात करें। ठीक है, कि कौन सी सब्जी बनी होगी घर में, हम खुशबू से पहचान लेते हैं, तो ये वाली बात होगी। तो इसको हम ज्यादातर फॉर्मल सेटिंग में यूज नहीं करते, लेकिन हियरिंग, साइट और टच, ठीक है, इनका हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें ओरल और नॉन वर्बल सिंबल्स की, तो ये सिर्फ मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों की बात, सिंबल्स की बात हो रही है। तो कहा ना कम्युनिकेशन सिर्फ सिंबल्स तक या सिर्फ रिटन वर्ड्स तक ही सीमित नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। और फीडबैक प्रोवाइड करना वो भी मैसेज एक माध्यम हम नहीं कहेंगे उस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन सी गुण होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटीज पूछी गई है किसकी, सोशल साइंस के टीचर की, जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? पूर्वाग्रह से मुक्त हो, एक सक्रिय सामाजिक विवेक, योग्यता परख और पद्धति में विशेषज्ञ हो। दूसरा क्या है, अत्यधिक योग्य, ज्ञानी हो तथा इतिहास और भूगोल का पर्याप्त ज्ञान हो। परिवार, समुदाय, राज्य, राष्ट्र और दुनिया की व्यापक समझ हो। हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, नेशन एंड द वर्ल्ड। उसके प्रशिक्षण में अर्थशास्त्र, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास शामिल होना चाहिए। देयर ट्रेनिंग शुड इंक्लूड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए सोशल साइंस के टीचर की बात हो रही है, तो जो सोशल साइंस का टीचर है वो कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिवली वो प्रेजेंट करे, किसी प्रकार का मतलब वो नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। पॉजेस एंड एक्टिव सोशल कंसाइंस का मतलब है कनेक्ट करे कंटेंट को रियल सोशल इश्यूज के साथ। बी स्किल्ड इन असेसमेंट, असेसमेंट की स्किल उसमें होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड लर्नर्स प्रोग्रेस एंड नीड्स। बी एन एक्सपर्ट इन टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि प्रमोट करे किसको? इंक्वायरी, डिस्कशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग को। These qualities ensure effective democratic and reflective social science teaching। तो ये सारी चीजें किसमें है? आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें है कि भाई पूर्वाग्रह से मुक्त हो, एक सक्रिय सामाजिक विवेक, योग्यता परख और पद्धति में विशेषज्ञ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सेलमैन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं? अकॉर्डिंग टू सेलमैन इन विच एज ग्रुप डू सोशल पर्सपेक्टिव्स टेक प्लेस। अगर आपने सेलमैन की थ्योरी पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई सोशल पर्सपेक्टिव मतलब कौन से आयु वर्ग में होते हैं, कौन से आयु वर्ग में बच्चों में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। 14 टू वैश्यक वाली जो स्टेज है उसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाली स्टेज होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव और जो एब्स्ट्रैक्ट सोशल नॉर्म्स है उनकी समझ बच्चे में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब ये जो सेलमैन की थ्योरी है ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इंक्लूड नहीं की है, लेकिन आप
की चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंक्लूड कर दी है कि भाई उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और व्यू पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, जो कि उनके पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने सोशल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया है, अनलाइक प्याजे जो कि फिजिकल वर्ल्ड पर फोकस करते हैं। एक उन्होंने डेलिमा की बात की है, होली, यानी कि एक लड़की का नाम होता है होली डेलिमा। तो उसमें जो लड़की होती है वो अपने फादर से प्रॉमिस करती है कि भाई वो ट्रीज के ऊपर नहीं चढ़ेगी, लेकिन बाद में जब वो देखती है कि एक जो कीटन, एक बिल्ली का जो बच्चा है वो एक ट्री मतलब स्टक हो गया है ट्री में, तो उसको बचाने के लिए वो चढ़ती है। हाउ चिल्ड्रन आंसर दिस शो देयर लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग। तो ये जो आंसर वो जो बच्ची है, हाउ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो किस तरह से आंसर करते हैं, तो ये बताया गया है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव है, वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की है, बहुत डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो इसमें स्टेज 0 से लेके 4 तक है, ठीक है। 0 स्टेज क्या होती है, ईगो सेंट्रिक, जिसका टाइम पीरियड 3 to 6 ईयर होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चे अपनी दूसरों की फीलिंग्स को सेपरेट नहीं कर पाते। जो पहली स्टेज है वो 4 to 9 ईयर्स होती है, जिसमें सोशल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो दूसरे किस तरह से सोचते हैं उस चीज के बारे में बच्चे समझ पाते हैं, ठीक है। बिलीव्स डिफरेंस इज ड्यू टू लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो होली डेलिमा है उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, यानी कि अपने ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करना, ठीक है। चिल्ड्रन कैन सी द सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को समझने की, अपने आप को अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसीडर्स वंस पर्सपेक्टिव एट अ टाइम। इसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड पार्टी, जिसको म्यूचुअल कहा गया है। तो इसमें एज ग्रुप 10 to 14 भी हो सकता है, 10 to 15 भी हो सकता है, तो ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो इसमें बच्चा क्या है कि न्यूट्रल थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि जो दो साइड है वो अलग है और एक तीसरा पर्सन उनको ऑब्जर्व करना है, इस तरह से सिचुएशन को समझना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, सोसाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर एज ग्रुप क्या रहेगा, 14 ईयर्स भी हो सकता है या 15 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो पजल नहीं होना है, 15 ईयर टू एडल्टहुड, यानी कि यहाँ पर जो सोसाइटी की रूल्स वैल्यूज होते हैं उनको बच्चा समझ पाता है, यानी कि सोसाइटी की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चों में हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी मैंने डिटेल में तो नहीं करवाई, लेकिन जितना मुझे जरूरी लगा उतना मैंने आप लोगों को इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये थ्योरी मेरे चैनल पर अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं किया है। अभी भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि डिटेल में अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, व्हाट पर्पस कैन बी सर्व्ड बाय स्टोरी टेलिंग। तो कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, कोऑर्डिनेटिंग परफॉर्मेंस विद अदर थीमेटिक एरियाज, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको दूसरे थीमेटिक एरियाज के साथ कोऑर्डिनेट करना, सेंसरी कैपेसिटी को डेवलप करना, टू एक्सप्रेस ओरली यूजिंग सिंपल टोनल स्टाइल्स, मॉड्यूलेशन, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स एंड फोनेटिक साउंड्स, यानी कि सरल स्वर शैली, सूर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, शब्द और ध्वन्यात्मक आवाजों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट मैटर की उसको इंप्रूव करना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप कहानी सुनाते हैं तो कब मतलब कब टोन आपकी हाई रहेगी, आपकी जो टोनल स्टाइल है वो कहानी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, कब आपको मॉड्यूलेशन का मतलब स्वर में उतार चढ़ाव जो होता है, स्वर शैली किस तरह की रहेगी, सुर परिवर्तन, स्वर, व्यंजन, शब्द, ध्वन्यात्मक आवाज, इन सारी चीजों को आप समझ पाते हैं। बच्चे को आप सुनाएंगे तो सारी चीजें जब टीचर पढ़ाती है तो सारी चीजें मतलब जब इस तरीके से पढ़ाती है तो वो सारी चीजें बच्चे में डेवलप होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टू एक्सप्रेस ओरली यूजिंग सिंपल टोनल स्टाइल एंड मॉड्यूलेशन, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स एंड फोनेटिक साउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड बाय गार्डनिंग। तो कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है बागवानी के द्वारा, गार्डनिंग के द्वारा, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ज्ञान और समझ पर आधारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य, दृष्टिकोण आधारित उद्देश्य, एटीट्यूड बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए बागवानी के द्वारा क्या होता है, गार्डनिंग क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है जो लर्नर्स की मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को आप साइमल्टेनियसली अचीव कर सकते हैं। जैसे नॉलेज की अगर हम बात करें तो लर्निंग अबाउट प्लांट, सॉयल, सीजन्स एंड इन्वायरमेंट, मतलब आपको नॉलेज भी हो रही है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि किस तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से केयर करना है प्लांट की। एप्लीकेशन, अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, लाइक वाटरिंग, कंपोजिटिंग, आप किस तरह से कंपोज करते हैं, खाद किस तरह से बनाते हैं, स्पेसिंग, ठीक है। स्किल डेवलपिंग, हैंड्स ऑन स्किल्स,
सच एज प्लांटिंग, नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट्स। तो गार्डनिंग के द्वारा किस तरह के उद्देश्यों को फुलफिल किया जा सकता है? नॉलेज भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एप्लीकेशन ऑफ स्किल। ठीक है, तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसे सामाजिक अध्ययन में शामिल किया गया है? What has been included in social studies through the combination of subjects such as history, geography, cultural studies, economics, political science, sociology, psychology, anthropology, etc. तो देखिए ये जितने भी विषय बताए गए हैं ये किस में शामिल होंगे? अर्थ स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज या ह्यूमन स्टडीज। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? सोशल स्टडीज के विषय हैं। ठीक है, यानी कि सोशल स्टडीज क्या है? एक इंटीग्रेटेड फील्ड है दैट कंबाइंस मल्टीपल सोशल साइंसेज डिसिप्लिन। अलग अलग सोशल डिसिप्लिन की जो हमने बात की, ये क्या हेल्प करते हैं? स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। किसके बारे में? ह्यूमन सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप के बारे में। इट ब्रिंग्स टुगेदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड द कल्चरल स्टडीज इनटू अ सिंगल होलिस्टिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे? सोशल स्टडीज के विषय हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को अधिगम सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? किसके लिए? इन्वायरमेंटल साइंस बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए क्या लर्निंग स्ट्रेटेजीज बेस्ट होगी? ठीक है, किस तरह की लर्निंग स्ट्रेटेजीज को प्रमोट करना चाहिए? थिंक पेयर शेयर टेक्निक, यानी कि चिंतन युग्मत आदान प्रदान तकनीक, हाई लेवल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं इन सभी ऑप्शंस को। थिंक पेयर शेयर टेक्निक क्या होती है? यानी कि कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी होती है जहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिविजुअली चीज के बारे में सोचते हैं बिफोर शेयरिंग अ पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ अपनी थिंकिंग को शेयर करने से पहले। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें। हाई लेवल थिंकिंग में आप एनालाइज करना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क आ जाएंगे। ठीक है, एनालिसिस और इवोल्यूशन टाइप के। एक्टिविटी बेस्ड में मतलब हैंड ऑन एक्टिविटीज, हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर क्या रहेगा? इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच रहेगा कि भाई इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए और अपनी क्यूरियोसिटी के आधार पर अपनी नॉलेज को बिल्ड करना। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में किस तरह की, तो ये सबसे बेस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन 1 और 2 को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो देखिए दो स्टेटमेंट दी गई है, क्या क्या है? इन एनालिसिस मेथड वी गो फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी कि जो एनालिसिस मेथड होता है, ये मैथ की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनालिसिस मेथड में हम अननोन टू नोन जाते हैं और जो सिंथेसिस मेथड होता है उसमें हम नोन टू अननोन जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ये आपको बतानी है कि ये दोनों ट्रू हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई ये दो स्टेटमेंट दोनों की दोनों करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं? क्योंकि जो एनालिसिस मेथड होता है वो अननोन टू नोन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? बाय ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड डिस्कवरिंग नोन फैक्ट स्टेप बाय स्टेप। और जो सिंथेसिस मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज करना, यानी कि जो नोन चीज है, नोन टू अननोन मूव करते हैं बाय कंबाइनिंग नोन फैक्ट्स टू रीच अ न्यू कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि जो भी मतलब चीजें हैं उन नोन फैक्ट्स है उनको कंबाइन करके एक न्यू कंक्लूजन पर, एक अननोन कंक्लूजन पर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं का अन्वेषण करके, ठीक है, किसकी बात हो रही है? सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। और इसके विभिन्न पहलुओं को समझकर, जो सोशल नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके एस्पेक्ट्स को समझकर सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के प्रति, ठीक है, और किसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता विकसित करना है? सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये विद्यार्थियों के अधिगम उद्देश्यों में से एक है। तो ये किस सब्जेक्ट की बात हो रही है ये पूछा गया है। ठीक है, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन वेलफेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ social and natural environment by exploring important aspects of social natural environment and understanding its various aspects are the learning objectives of students in। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? environmental studies, environmental education, environmental impact study, environmental engineering। तो हम सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है? EVS की बात हो रही है, environmental studies की बात हो रही है। ठीक है,
इन ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज का एम क्या है? टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर सोशल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट्स टुगेदर, अंडरस्टैंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, डेवलप अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन वेलफेयर एंड सस्टेनेबिलिटी। ईवीएस तो क्या है? इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक है, स्पेशली एट द स्कूल लेवल, फोकसिंग ऑन लाइव एक्सपीरियंस एंड सराउंडिंग्स। तो इनमें से क्या होगा? ईवीएस आपका आंसर करेक्ट होगा। दूसरी अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या होगा? ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या है? योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी, कठोर विशेषज्ञता शिक्षकों की कमी, अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति। व्हाट आर द मेजर बैरियर्स इन इंप्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन? यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इनमें से कौन कौन से बैरियर के रूप में है? लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेंड इन्वायरमेंटल टीचर्स, रिजिड स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ टीचर्स, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, भाई पर्यावरण एजुकेशन की बात की गई, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के इंप्लीमेंट करते टाइम क्या क्या बाधक तत्व हो सकते हैं, बैरियर्स क्या क्या होंगे? तो भाई बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेंड इन्वायरमेंटल टीचर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो टीचर है, जो भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ा रहा है, वो क्वालिफाइड ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो नहीं है, ठीक है, वो क्वालिफाइड नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में होगा। ठीक है, रिजिड स्पेशलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बाधा के रूप में है। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। क्यों बाधा के रूप में है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बाउंड्रीज हैं वो मेक इंटीग्रेटेड टीचिंग डिफिकल्ट, यानी कि टीचिंग को इंटीग्रेट करने में डिफिकल्टीज वहां पर आती हैं। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है कि भाई जैसे साइंस का टीचर है तो वो साइंस के सब्जेक्ट ही पढ़ाएगा, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो बायोलॉजी पर फोकस करेगा, वो इकोनॉमिक्स या सोशल स्टडीज को नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा के रूप में है। क्या? रिजिड स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। इन सब का सबको आपको इंटीग्रेट करके पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर हम बात करें, एक टॉपिक ले लें डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मतलब इसमें अगर आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक है, तो इसके लिए आपको साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको सोशल स्टडीज की भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की भी होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको इंटीग्रेट करके पढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है कि भाई तीन चार सब्जेक्ट्स का मिक्सचर आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बाधा के रूप में है। ठीक है, इसके बाद है लैक ऑफ टीचर्स। तो लैक ऑफ टीचर्स क्या एक जनरल प्रॉब्लम है, नॉट स्पेसिफिक बैरियर यूनिक टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि टीचर्स की कमी। तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन के टीचर्स की कमी की बात नहीं करें, नॉर्मल टीचर्स की कमी की बात करें। तो आपका ए, बी और डी, ठीक है, ये तीनों क्या है? बाधा के रूप में, ए, बी और डी। तो सी वाला नहीं होगा, आपका आंसर क्या रहेगा? ए, बी और डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी पेपर के जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो ताकि मेरा चैनल भी सर्च इंजन में आ जाए।